नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडू गुरिल्ला पब्लिकेशन का जो 10 मॉक टेस्ट की सीरीज़ है उसका दूसरा मॉक टेस्ट देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है ना थोड़ा सा अटपटे टाइप के हैं, तो मैं वहाँ पे आपको बताता रहूँगा कि कौन सा आपके पेपर के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कुछ मिस्टेक्स भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया था। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात की जा रही है, तो इसका गठन हुआ था 1952 में। ये ऑप्शन आपका सही है। इसको अब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड बोलते हैं, और शार्ट में यदि बोला जाए तो NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य दुर्लभ गैंगेटिक डॉल्फिन और मगरमच्छ और घड़ियाल इनके लिए भी प्रसिद्ध है। तो जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ये इंडिया की एक्वेटिक नेशनल एनिमल है, ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन देखते हैं, कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गहेर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य, या डी है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। तो जो घड़ियाल है ना, ये यहाँ पे अच्छी संख्या में पाए जाते हैं, और जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं वो मगरमच्छ हैं। अब यहाँ पे मगरमच्छ दोनों का तो ना, घड़ियाल और मगरमच्छ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो घड़ियाल होते हैं ना उनका जो जबड़ा होता है ना वो पतला होता है, और जो मगरमच्छ जिनको क्रोकोडाइल बोलते हैं ना उनका चौड़ा होता है, बाइट फोर्स ज़्यादा होता है किसका, मगरमच्छ का। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित नहीं है। ये 4 दिए गए हैं नेशनल पार्क के नाम, कैंपबेल बे, गैलाथिया, महात्मा और सैंडल पीक। तो ये वैसे तो ये चारों हैं, लेकिन जो महात्मा लिखा है ना ये महात्मा नहीं है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, या उसी को वांदोर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो अब महात्मा गांधी यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा ना, तो इसी को बोल सकते हैं आप। तो ऑप्शन आपका सी हो गया कि अंडमान निकोबार में वैसे तो 6 हैं, और आप जाके लिस्ट देख सकते हैं। महात्मा गांधी हो गया, माउंट हैरियट, रानी झांसी, सैंडल पीक, कैम्बेल बे, और ये गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, ये हो गए आपके। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, किन्नौर जिले में स्थित लिप्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये लिप्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है भालू, तेंदुआ, याक और हिरन। तो चौथे का ऑप्शन सही है याक। याक आप लोगों ने देखा होगा, भैंसे का छोटा फॉर्म होता है और इनके शरीर में बाल होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। ये प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन कौन से आते हैं। ऑप्शन है कीट और मवेशी, चील और सांप, पानी के कीड़े, सांप और मेंढक। तो जो मवेशी है ना ये प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, तो कीट इस तरह से आप इसको, ये ऑप्शन है ना इसका लगा सकते हैं। बाकी सभी है ना वो ज़्यादातर कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी जीव हैं, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है, घास के मैदान के पारितंत्र में निम्नलिखित में से किसका मान ग्राम पर मीटर पर वर्ष उच्चतम होने की उम्मीद है। तो मतलब जो ग्रेजिंग फूड चेन है ना उसमें बोल रहा है कि किसका मान सबसे ज़्यादा होता है। तृतीयक उत्पादन, अब उत्पादन की जगह यहाँ पे उत्पादक होना चाहिए। सकल उत्पादन, शुद्ध उत्पादन, या द्वितीयक उत्पादन।
तो सबसे ज़्यादा है ना वो ये होगा बी, सकल उत्पादन। थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, मुझे उतना अच्छा सही ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पिरामिड्स है ना वो कौन सा होता है इन्वर्टेड, कौन सा वर्टिकल होता है, और किसमें कि नीचे से ऊपर जाने पर मतलब जो जीवों की संख्या है वो कम ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कोई CO2 नहीं होता तो पृथ्वी का सतह का तापमान होता। मतलब ये बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर में यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो पृथ्वी का जो तापमान है ना वो उस किस तरह का होता। तो जो पृथ्वी का तापमान है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो मेंटेन करके रखती है टेम्परेचर जो है हमारी अर्थ का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बन चक्र में किसका रोल प्ले करते हैं, किस में, प्रकाश संश्लेषण में या रसायन संश्लेषण में या कार्बनिक यौगिकों का अपघटन या ऑक्सीजन का विकास। तो जो ऑप्शन सी है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसमें इनका रोल होता है बैक्टीरिया का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर के कारण कम वर्षा होती है। मतलब जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, तो ये जो इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढलान है, मतलब इस तरफ का जो एरिया है ना, इस ऐसे इधर को देख बोल सकते हैं। तो बोले इधर रेन साइडो एरिया है वो किस वजह से, मतलब यहाँ पे वर्षा क्यों होती है। ऑप्शन है सीधे पश्चिमी तट इसकी वजह से, या शीतकालीन अवसादों की कमी की वजह से, या तीसरा उनका लेवर्ड स्थान, या घाटों की ऊंचाई। तो जो 9th का ऑप्शन सही है ना वो सी सही है। दूसरी साइड में पड़ जाता है ना वो, जिस तरफ मतलब जो उठता है, मतलब मानसून जो उठता है वो यहाँ से अरब सागर से वो इधर साइड तो बारिश करता है, लेकिन दूसरे वाला है ना वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है, पुष्प सूचक या हिमीय सूचक, विवर्तनिक सूचक या दीर्घकालिक परिवर्तन। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा विचित्र टाइप का है। तो जलवायु परिवर्तन का संकेतक कौन सा नहीं है, इन्होंने तो ऑप्शन डी दिया है, दीर्घकालिक परिवर्तन। हाँ, मतलब जो दीर्घकालिक परिवर्तन होगा तो जलवायु परिवर्तन उसको थोड़ी बोल लेंगे। तो जलवायु परिवर्तन यदि जल्दी से हो रहा है ना कम समय में, वैसे भी जलवायु परिवर्तन तो काफ़ी लंबे समय में होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है, भारत के वन राज्य की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का वन राज्य की रिपोर्ट देखो, ये वन रिपोर्ट है ना वो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं इसको, ISFR। और इन्होंने इसको पता नहीं क्या लिखा है, वन राज्य की रिपोर्ट। कोई नहीं, तो वो जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार बोल रहा है भारत का वनावरण बढ़कर 3976 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो बोल रहा है कि ये किसके द्वारा जारी की जाती है, जो वन रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। डी आपका सही है। एक मिनट, जारी की जाती है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, बनाई जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप इसका ना 20 ऑप्शन ही सही मानिए, 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है, रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में इनमें से किस राज्य में वन आवरण में गिरावट देखी गई। अब इसमें इन्होंने ये क्वेश्चन जहाँ से भी लिया है ना वो 17 और 19 का डेटा का कंपेयर किया, लेकिन अब जो आएगा ना क्वेश्चन वो 19 और 21 की जो रिपोर्ट है ना उसको होगा, क्योंकि 21 की रिपोर्ट आ चुकी है।
तो जो इसका सही ऑप्शन है ना, तो वो तो ए मणिपुर है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है ना, वहाँ पे वातावरण में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। तो आप नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है ना, तो इसमें असम और मणिपुर दिया गया है, तो यहाँ पे मणिपुर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य कुल कितने प्रतिशत भाग को वनों के अंतर्गत लाना है? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। 1/3 मतलब 33%। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुख्य कारण है जिसके कारण पिछले 40 वर्षों में वनों के हिस्से में वृद्धि हुई है? मतलब अभी जो फॉरेस्ट कवर है ना, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो किस वजह से? ऑप्शन है, वनीकरण के व्यापक और कुशल प्रयास। दूसरा है, सामुदायिक वन भूमि में वृद्धि। तीसरा है, वन विकास के लिए आवंटित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। या चौथा है, वन क्षेत्र के प्रबंधन में लोगों की बेहतर भागीदारी। तो सी ऑप्शन इसका सही है कि जो आवंटित अधिसूचित क्षेत्र है ना वन विकास के लिए, वो बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण के संबंध में 15 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। वन संरक्षण के संदर्भ में 1987 में नौधान्य आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है, पांडुरंग हेगड़े, बाबा आमटे, मेधा पाटकर और सी है, वंदना शिवा। तो इसका सही ऑप्शन है ना, वो है सी, वंदना शिवा। जो पांडुरंग हेगड़े है ना, ये इनका इको आंदोलन में नाम इनका प्रमुखता से लिया जाता है। और जो मेधा पाटकर है ना, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन ना, इसमें इनकी अग्रणी भूमिका रही थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, निम्न में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को सर्वोच्च न्यायालय के 1 किलोमीटर ESZ मतलब इको सेंसिटिव जोन के निर्माण के आदेश से छूट दी गई है? 4 यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम दिए गए हैं। और बोल रहा है कि किस सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य के मामले में जो 1 किलोमीटर की रेंज का जो इको सेंसिटिव जोन है ना, उसके निर्माण के आदेश से छूट दी गई है? ऑप्शन है, तुंगरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। तीसरा, चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य। या चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो तुंगेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, इसमें छूट दी गई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? ऑप्शन दिए गए, पेंच, कार्बेट, नागार्जुन सागर या मानस। तो सी ऑप्शन आपका सही है। जो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है वो सबसे बड़ा है। नागार्जुन सागर सिरेसैलम इसको बोलते हैं। ये आपको बताना है कि किस राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एलिफेंट रिजर्व भी आपके सिलेबस में है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ना 18 का, वो है बी, मथुरा में है ये। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, एक इकोटोन में प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रजातियों को क्या कहा जाता है? मतलब इकोटोन में कुछ स्पीसीज साथ के जो इकोसिस्टम है ना, उनसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, तो उन प्रजातियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, स्थानिक प्रजातियां, लुप्तप्राय प्रजातियां, या कीटोस्टोनिक प्रजातियां, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनको बोलते हैं कीस्टोन प्रजातियां। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 20, भारत सरकार ने किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम बनाया था? मतलब वन संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? ये 1980 में पास हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है,
भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1973 में लागू किया गया था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या बोल रहा है? पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली मृदा एवं जल संरक्षण विधि कौन सी है? मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है? बेंच टेरेसिंग, समोच्च रेखीय बांधकरण, या सीढ़ीदार खेत बनाना, या उपरोक्त सभी? तो इसमें ना सभी ये यूज होती हैं, तो आप डी ऑप्शन सही बोल सकते हैं। तो मृदा एवं जल संरक्षण की ये विधियाँ, ये भी आपको याद रखना है। जहाँ पे मृदा एवं जल संरक्षण जो टॉपिक है ना, उसमें मैंने इसके बारे में बताया, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। मृदा संरक्षण की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया मल्चिंग कहलाती है? तो मल्चिंग में क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना फसलों के, जो बचते हैं, उनको हम लोग बिछा देते हैं पूरे मैदान में, जिससे उनकी जैविक खाद बन जाती है, उसी को मल्चिंग बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। पौधों के बीच की खुली जमीन पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों की एक परत से ढकी होती है, यही हो गया आपका सही। अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोल रहा कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? डी ऑप्शन जो है ना, भूजल का अधिक दोहन, ये तो कोई है नहीं विधि। ऑप्शन सही समझ में आ रहा है, डी ऑप्शन सही हो गया 24 का। 25 में चलते हैं। उच्च उपज देने वाला किस्म कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था? तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी के, जो HYV बोलते हैं ना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं, वो इसी के द्वारा फिर आई थी। जो कौन सी क्रांति थी? पहली वाली थी ना, हरित क्रांति, जिसमें गेहूं और चावल के उत्पादन में मेनली वृद्धि हुई थी। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन है 26। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है? ऑप्शन है गंगा के जड़ोल मैदान, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश, हिमालय की निचली घाटियाँ, उत्तर पूर्व में वन और पहाड़ियाँ। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। निम्न में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है? तो जो इसका सही ऑप्शन है ना, वो है डी, उत्तर पूर्व में वन और पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोल रहा है? वन के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए समाज और उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वन संसाधनों को विनियमित करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? ये तो आराम से आप समझ सकते हो, सतत वन प्रबंधन है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा वनों की कटाई को रोकने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है? नहीं लगा यहाँ पे क्वेश्चन में। पहला है पेड़ लगाना, दूसरा है उपयोग किए गए उत्पादों के पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहित नहीं करना। ये जो नहीं लगा है ना, यही है, बोला है ना तरीका कौन सा नहीं है, तो प्रोत्साहित करना चाहिए रिसाइकलिंग के लिए। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। भारत में वनों से प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या है? ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। औषधीय पौधे, बांस, जंगली फल, यह केवल फल। अब देख लो, इनको भी क्वेश्चन बनाते नहीं बन रहा है। भारत में वनों से प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या है? अब इन्होंने इसमें बांस को सही किया है, बी को। कुछ ये क्वेश्चन भी है, हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि बांस जो है ना कई जंगलों में पाए जाते हैं, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़ ये रीजन है ना, यहाँ पे नहीं पाए जाते उतने। चलो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वन उत्पादों के उत्पादन और उपभोग में
कौन सा देश अग्रणी है? मतलब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, उसके उत्पादन और उपभोग में कौन सा देश अग्रणी है? 4 देश दिए गए हैं, नेपाल, केन्या, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें इन्होंने यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका को इसमें सही बताया है कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनका उत्पादन और उपभोग में यूएसए शीर्ष में है। वैसे यहाँ पे काफ़ी बड़ा देश है काफ़ी, और काफ़ी बड़े क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 31, वन प्रमाणीकरण का अर्थ है। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन एक टॉपिक है आपके, वहाँ से क्वेश्चन है। एक पृथक प्रक्रिया, 2 अलग अलग प्रक्रियाएं, 3 अलग अलग प्रक्रियाएं या 4 अलग अलग प्रक्रियाएं? तो इसमें वन प्रमाणीकरण में 2 तरह की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। जो टॉपिक है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 पे। वन प्रबंधन प्रमाणन क्या करता है? मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो सर्टिफिकेशन है वो क्या करता है? ऑप्शन है एफएससी सिद्धांतों के अनुरूप वन का प्रबंधन किया जाता है। दूसरा क्या लिखा है? वन के विशिष्ट क्षेत्र का प्रबंधन एफएससी सिद्धांतों के अनुरूप किया जा रहा है। या तीसरा है एफएससी सिद्धांतों के अनुसार बाहरी क्षेत्रों की कुल भूमि का प्रबंधन किया जा रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है कि वन प्रबंधन प्रमाणन क्या करता है कि वन के विशिष्ट क्षेत्र का प्रबंधन एफएससी सिद्धांतों के अनुरूप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, क्या बोल रहा है? निगरानी प्रमाणन की श्रृंखला, COC बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखा है, तो बोल रहा है ये क्या है? ऑप्शन है वह प्रक्रिया जो पुष्टि करती है कि एफएससी प्रमाणित सामग्री की पहचान की गई है और गैर प्रमाणित सामग्री से अलग की गई है। दूसरा, प्रक्रिया जो नागरिकों को गैर प्रमाणित से प्रमाणित की पहचान करने और अलग करने का अधिकार देती है। सी, ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ये अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है अधिकार देना नागरिकों को। पहला कि वह प्रक्रिया जो पुष्टि करती है कि जो प्रमाणित मटेरियल है ना वो गैर प्रमाणित मटेरियल है ना उससे अलग किया गया है। COC चेन ऑफ सर्टिफिकेशन बोलते हैं इसको, जो COC लिखा है ना COC चेन ऑफ सर्टिफिकेशन, उसी को इन्होंने निगरानी प्रमाणन की श्रृंखला बोला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कार्बन क्रेडिट से, तो बोला है कार्बन क्रेडिट क्या है? ऑप्शन देखते हैं। यह अनुमत कार्बन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर है। दूसरा, यह प्रदूषण को कम करने के लिए IMF द्वारा दी गई ऋण राशि है, ये तो है नहीं। यह गरीब लोगों को आधुनिक चूल्हे खरीदने के लिए दिए जाने वाला ऋण है। और डी बोल रहा है वृक्ष सभी। तो जो पहला ऑप्शन है ना वही ऐसा ही, यह अनुमत मतलब अलाउज जो लिमिट है कार्बन उत्सर्जन की और जो वास्तविक लिमिट है उसके बीच का अंतर है। तो 34 का ए ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? वन संरक्षण अधिनियम का विस्तार इसको छोड़कर पूरे भारत में है। तो इसमें जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर तो यूटी बन गया है और वहाँ से 370 जो आर्टिकल है वो हट गया है। तो अब ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, अब मतलब ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि अब जो वन संरक्षण अधिनियम है ना ये पूरे भारत में लागू हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36। पहले इसमें खाली लिखा है, फिर लिखा है ने भारत भर के सभी संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के उनकी सीमांकित सीमाओं से शुरू होने वाले न्यूनतम 1 किलोमीटर के एक अनिवार्य ESZ मतलब पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन के लिए निर्देशित किया था। तो मतलब नेशनल पार्क्स
वन्य जीव अभ्यारण्य और जो संरक्षित वन है ना, उसके आसपास के एक किलोमीटर के एरिया को इको सेंसिटिव जोन बनाने के लिए किसने निर्देशित किया था? तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। अभी क्वेश्चन आया भी था एक इसकी, किस में वन्य जीव अभ्यारण्य के मामले में छोड़ दी गई है। 36 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का पहला आरक्षित वन है, मतलब इंडियाज फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है? जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, सतपुड़ा या गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो भारत का पहला जो आरक्षित वन है ना, ये सी ऑप्शन सही है इसका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 38 में क्या बोल रहा है? भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है ना, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या में वृद्धि करना, ये दूसरा वन्य जीव आधारित पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना, या मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना, या भारत के वन्य जीवन और जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के लिए काम करना। तो डी ऑप्शन सही समझ में आ रहा है, डी सही है। अगला, निम्न में से किस कार्य योजना में 103 संरक्षण गतिविधियों और 250 पहलों को 5 विषयों के आसपास आयोजित किया गया है? तो ये जो तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है ना, उसी में 103 संरक्षण गतिविधियां हैं और 250 पहले हैं और 5 उसमें घटक हैं, विषय हैं। तो तीसरा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 39 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, अभी ये हैं, शॉर्ट में इसको MO, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला? मिस्र के किस शहर में UNFCCC COP27 दलों के सम्मेलन के 27वें सत्र में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पे हुआ है COP27? ये मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हुआ है। 40 का सी ऑप्शन आपका सही है। COP27 पे ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 41, क्या बोला? निम्न में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का परिणाम है? पर्याप्त वर्षा, शुद्ध हवा, मीठे पानी की कमी या कम मृदा प्रदूषण? सी ऑप्शन सही है, समझ में आ रहा है। पर्याप्त वर्षा, जलवायु परिवर्तन की हो रहा है तो इस वजह से पर्याप्त वर्षा हो रही है, शुद्ध हवा मिल रही है, या कम मृदा प्रदूषण, ये तीनों तो है नहीं। अगला है, भारत में कितनी राष्ट्रीय वन नीति हैं? अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी बना सकते थे। 42वें क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं, इसके ऑप्शन है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो अभी तक भारत में कितनी वन नीतियाँ आई हैं? तो 3 आई हैं अभी तक। अभी जो 1988 की है ना, वो लेटेस्ट है। पहले 1894 में आई थी, फिर 1952 में, फिर उसके बाद 1988 में। सी ऑप्शन सही हो गया कि इसका 42 का। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा भारत में कितनी राष्ट्रीय वन नीति हैं, पता नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसा मैंने बताया कि अभी तक कितनी आई हैं, तो उसका 3 ही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो आया है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 है, इसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और बहाली के माध्यम से पर्यावरण की स्थिरता को बनाए रखना। दूसरा है संरक्षण और वनीकरण के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता का रख रखाव। तो तीसरा है कृषि वानिकी और वनीकरण के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता का रख रखाव, या इनमें से सभी। तो 43 जो है ना, इसमें ए ऑप्शन इसका सही है, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण और बहाली के माध्यम से पर्यावरण की स्थिरता को बनाए रखना। चलते हैं, ए ऑप्शन 43 का सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? 2017 से 2031 की जो तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है ना, इसके कितने सदस्यों की समिति के द्वारा यह तैयार किया गया था? तो इसमें टोटल 13 मेंबर थे, तो उसमें 12 मेंबर थे, एक को मेंबर था। इसमें 13 ऑप्शन नहीं है, देखो तो 12 ऑप्शन है ना, तो सी ऑप्शन आपका सही है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में 45 पे। क्या बोल रहा है, किस टाइगर रिजर्व में ब्राउन पाम सीवेट जानवर अधिक पाए जाते हैं? ऑप्शन है पेरियार, सुंदरवन, जिम कॉर्बेट या कलक्कड़ मुंडन थुराई। ये सब टाइगर रिजर्व हैं, तो सबसे ज़्यादा ब्राउन पाम सीवेट है ना, ये इसी में पाए जाते हैं, जो लास्ट में है ये कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व। आपको बताना है कि ये किस राज्य में पड़ता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, कृषि वानिकी पर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री आपके उसमें टॉपिक है। तो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में, वियना ऑस्ट्रिया में, या बोगर इंडोनेशिया में, या इबादान नाइजीरिया में। तो इसका सही ऑप्शन है ए। और यहीं पे नैरोबी में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, वनस्पतियों और जीवों के जीन पूल और आदिवासियों की जीवन शैली के संरक्षण के लिए भारत में स्थित पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी, नंदा देवी, उत्तराखंड या ग्रेट निकोबार। तो जो नीलगिरी टाइगर रिजर्व है ना, ये इस परिपथ के लिए बनाया गया पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 48 पे। एक सींग वाला गैंडा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत, मतलब कि किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध है एक सींग वाला गैंडा? तो जो अनुसूची 1 है और अनुसूची 4 दूसरा पार्ट है, उसमें जो प्रोटेक्टेड है सबसे ज़्यादा जीव वो रखे गए हैं। तो ये भी एक सींग वाला गैंडा प्रोटेक्टेड में आता है। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं, इस अनुसूची 1 में रखा गया इसको। अगला है, उत्पादन पर पहली बार राष्ट्रीय वन सूची कब बनाई गई थी? ऑप्शन है 2011, 2016, 2019 या 2000। तो सही ऑप्शन है इसका सी 2019। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोल रहा है, वन और वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण के लिए घोषित वन भूमि का आधे से अधिक हिस्सा कितना है? वन एवं वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण के लिए घोषित वन भूमि का आधे से अधिक हिस्सा कितना है? संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत या इनमें से कोई नहीं। तो ये आधे से अधिक हिस्सा है ना, वो आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोल रहा है, कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वन विभाग द्वारा घोषित किया गया है। तो 1/3 भाग संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड एरिया, और 50% के आसपास आरक्षित वन जो इसके पहले आया था। तो आरक्षित वन को इंग्लिश में रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, संरक्षित वन को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है 52। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची के अंतर्गत आता है? जिम कॉर्बेट, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, या उनमें से कोई नहीं। सब ये है ना, ये उत्तराखंड के हैं। 50 बी ऑप्शन सही है, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये दोनों। तो 52 का बी सही है। अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे पहले पर्यावरण आंदोलनों में से किसे माना जाता है? तो चिपको आंदोलन, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला, उत्तराखंड में शुरू हुए चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों का संरक्षण, कृषि भूमि का संरक्षण, सी नदी संरक्षण, कृषि संरक्षण। वन का संरक्षण के लिए था, लोग चिपक जाते थे जहाँ पे वनों की कटाई से संबंधित ऑर्डर पास हुआ, तो वहाँ पे जाके लेडीजें इसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है 55। क्या बोल रहा है, सरकार ने वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए? पहला, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना, वन महोत्सव जैसी पहल की शुरुआत करना है। सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन सही है। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में हुई थी, के एम मुंशी ने शुरू की थी, और जुलाई के पहले सप्ताह को वन महोत्सव मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 56 क्या बोल रहा है, भारत में किस वर्ष से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की अनुमति दी गई है। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2023, 2022, 2012 या 2020। तो ये 2022 से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की अनुमति दी गई है भारत में। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क आप चाहे लगा लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है 57, किस राज्य ने हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए व्यापक कार्य योजना शुरू की है। उड़ीसा, केरल, उड़ीसा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन है ओडिशा। ओडिशा ने हाथियों के संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष जो है ना, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक डिटेल एक्शन प्लान शुरू करने की पहल की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 58 क्या बोल रहा है, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघों की मृत्यु हुई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 329 है वैसे ये डेटा, ए ऑप्शन आपका सही है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनको याद रखना बड़ा मुश्किल है। आगे चलते हैं। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने हाथियों की मृत्यु हुई है। तो ये 3 वर्ष के बाघों का 329 और हाथियों का भी आप याद रख लीजिए 307। सी ऑप्शन सही है इसका। भारत में सबसे ज़्यादा इंसानों को मारने वाला जानवर कौन सा है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा डेथ किसकी वजह से होती हैं। तो ये बी ऑप्शन है इसका, बाघ जो है ना इसकी वजह से, चंपावत बाघ लेकिन इसमें दिया गया है। अगला है, कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य क्या है। लिखा है कंपनियों और देशों को अधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए प्रोत्साहित थोड़ी करना है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए, पर्यावरण को और अधिक प्रदूषण करने के लिए। सी ऑप्शन इसका सही है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो कम करने तथा पर्यावरण परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए। तो 61 का सी सही है। चलते हैं 62 क्वेश्चन नंबर पे क्या बोल रहा है, वृक्षारोपण के लिए कार्य योजना तैयार करने में पहला कदम क्या होना चाहिए। वृक्षारोपण कार्य योजना ना ये भी एक आपका टॉपिक है। तो बोल रहा पहला कदम क्या होना चाहिए, वृक्षारोपण के लिए स्थान निर्धारण करना, लगाए जाने वाले वृक्षों के प्रकार का निर्धारण, या परियोजनाओं के लिए धन सुरक्षित करने, कार्यान्वयन के लिए टीम निर्धारित करना। तो सबसे पहला है स्थान का निर्धारण, ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगला 63 क्या बोला, वृक्षारोपण की कार्य योजना में लगाए जाने वाले वृक्षों के प्रकार का निर्धारण करते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए। सौंदर्य शास्त्र, आर्थिक व्यवहार्यता, जलवायु अनुकूलता या उपरोक्त सभी। तो सौंदर्य शास्त्र तो कहीं से लग नहीं रहा है, और आर्थिक व्यवहार्यता भी लग रही है, जलवायु अनुकूलता, लेकिन जब सी ऑप्शन ना ज़्यादा सही है, क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं होंगे तो पनप ही नहीं पाएंगे पेड़ पौधे। अगला क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन आप सही मान लीजिए 63 का। अगला है 64, वृक्षारोपण के लिए कार्य योजना में धन सुरक्षित करने का क्या महत्व है। तो ऑप्शन देखते हैं, पौधारोपण का भुगतान करने के लिए, रोपण में शामिल श्रम के भुगतान के लिए, चल रहे मरम्मत और रखरखाव के लिए भुगतान करना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी के लिए धन सुरक्षित किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, वृक्षारोपण की कार्य योजना में कार्यान्वयन के लिए टीम बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख लेते हैं, पेड़ों की उचित रोपण और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए, परियोजना का प्रबंधन और गतिविधियों का समन्वय करने के लिए, चल रहे मरम्मत और रखरखाव के लिए सहायता प्रदान करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो सभी है इनमें से। 65 का भी डी ऑप्शन सही है। अगला 66, कुछ क्षेत्रों में वन बस्तियां क्यों स्थापित की जाती हैं। ऑप्शन है कृषि के लिए भूमि उपलब्ध कराना, ये तो सही है नहीं। वन संसाधनों की रक्षा के लिए, स्थानीय वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों इसमें सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, वन अधिवासों का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देना, वन संसाधनों के संरक्षण के लिए,
स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, और डी है ए और बी दोनों। तो जो ए और बी है ना वो सही है ज़्यादा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 68, क्या बोल रहा है, वन बस्तियों की संरक्षण के प्रयासों में भूमिका क्या है। अब ये जो 66, 67, 68 है ना, बिल्कुल एक दूसरे से मैच करते हुए क्वेश्चन है ये सब। वन बस्तियों की संरक्षण के प्रयासों में क्या भूमिका है, अनुसंधान एवं विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। ये संसाधन थोड़ी उपलब्ध कराएंगे, इनको खुद ही संसाधन चाहिए। बी ऑप्शन है वन संसाधनों की निगरानी और प्रबंध करना, और वन आवासों की रक्षा के लिए, और बी और सी दोनों। तो डी ऑप्शन सही है, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है 69, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय अर्थव्यवस्था पर वन बस्तियों का प्रभाव नहीं है। लोकल जो इकोनॉमी है ना उस पर वन बस्तियों का क्या प्रभाव नहीं है। नौकरी के अवसरों की वृद्धि ये तो हो रही है, आर्थिक विकास में वृद्धि ये भी हो रहा है, जीवन स्तर में सुधार ये भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में कमी। अब स्थानीय अर्थव्यवस्था पर वन बस्तियों का प्रभाव, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल वार्मिंग से इससे कोई लेना देना नहीं, प्रभाव नहीं है पूछ रहा ना, तो 69 का डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले में 70 में, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए वनीकरण का लाभ नहीं है। हवा की गुणवत्ता में सुधार, तो ये तो लाभ है। कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में कमी, ये भी है। जल प्रतिधारण में वृद्धि, ये भी है। ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, ये नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। 71 क्या बोल रहा है, कृषि वानिकी से जुड़ी कौन सी चुनौतियां नहीं है। भूमि उपयोग संबंधी विवाद, कृषि वानिकी के लाभों में समझ का अभाव, कृषि परिदृश्य में पेड़ों की एकीकृत करने में कठिनाई, तो ये तीनों तो हैं। डी ऑप्शन हवा की गुणवत्ता में सुधार, ये चुनौती नहीं है। तो बोला ना कौन चुनौतियां नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। इन सब के डी लग रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 72 में, क्या बोल रहा है, वनीकरण प्रयासों में समुदायों की क्या भूमिका है। आर्थिक सहयोग प्रदान करना, रोपण और रख रखाव गतिविधियों में भाग लेना, वनों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो इसका भी डी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा किसानों के लिए कृषि वानिकी का संभावित लाभ नहीं है। नहीं यहाँ पे लगा है। फसलों की पैदावार में वृद्धि, ये तो हो। मिट्टी की उर्वरता में सुधार, संवर्धित जैव विविधता, मिट्टी की लवणता में कमी। फसल की पैदावार में वृद्धि, मृदा की उर्वरता में सुधार, संवर्धित जैव विविधता, मिट्टी की लवणता में कमी। मुझे इसका सी ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है ना उससे कुछ इसका हमको एग्रो फॉरेस्ट्री का उतना, लेकिन जो पेड़ होंगे तो कुछ वहाँ पे जो जीव जंतु तो निवास करेंगे। तो इन्होंने डी मारा है, चलो डी मान लेते हैं कि जो सैलिनेशन है ना उसमें, मिट्टी के जो सैलिनेशन है उसमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 74 में, क्या बोल रहा है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। मृत पौधों के पदार्थों को तोड़ना, मिट्टी के पोषक तत्वों की वापसी, खाद्य श्रृंखला का विनियमन, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका भी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 75 में, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा वन पारितंत्र में वितान विविधता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पता नहीं ये वितान क्या है, ऑप्शन देखते हैं कुछ समझ में आएगा। ये क्या बोल रहा है, प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है, जल चक्र को नियंत्रित करता है, मिट्टी की स्थिरता बनी रहती है, मिट्टी की लवणता में कमी। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, निम्न में से कौन वन पारिस्थितिक तंत्र में वितान विविधता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसका भी डी ऑप्शन सही है, मिट्टी की लवणता में कमी। अगला क्वेश्चन नंबर 76, क्या बोल रहा है, वन पारितंत्र के लिए मुख्य खतरा क्या है। जलवायु परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियां, कीट और बीमारियां, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो ए ऑप्शन है ना वो सबसे सही है। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना उसके लिए मुख्य खतरा है जलवायु परिवर्तन।
77 देखते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ों की प्राथमिक भूमिका क्या है? कार्बन पृथक्करण, मृदा स्थिरीकरण या जल विनियमन? तो कार्बन पृथक्करण तो है नहीं, बी और सी ये दोनों लग रहे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 77 का मेरे हिसाब से तो डी ही सही लग रहा, कार्बन पृथक्करण। चलो कोई नहीं, हमको तो डी लग रहा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कार्बन का अवशोषण तो ये लोग करते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। अगला क्वेश्चन है 78। वन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? मतलब जो फॉरेस्ट डिप्लीशन है ना, उसका मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, जंगल की आग, प्राकृतिक आपदाएं या बी और सी दोनों? इसका ए ऑप्शन है। तो जंगल की आग तो पहले भी लगती रही है, प्राकृतिक आपदाएं पहले से भी आती थी जो, लेकिन वनोन्मूलन है ना, ये वन का जो क्षरण हो रहा है उसका मुख्य कारण है। ए ऑप्शन सही है 78 का। 79 में चलते हैं। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रॉप रोटेशन, फसल वृद्धि पैटर्न का अध्ययन करना, जनता को भ्रमित करना और गुमराह करना? ये बी कहाँ से हो गया? कला का निर्माण करना और पर्यटकों को बहुत ही अजीब तरह के ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन सी चुनौती भारतीय कृषि के सामने नहीं है? सिंचाई सुविधाओं का अभाव, मृदा निम्नीकरण, कीट और रोग, बड़े खेतों की प्रधानता? तो बड़े खेत तो अपने यहाँ है नहीं, तो डी ऑप्शन सही हो गया। बोल रहा है ना, नहीं है, कौन चुनौती नहीं है? बड़े खेत तो अच्छी बात है, इतनी ज़्यादा आबादी है कि लोगों के पास बहुत कम खेती बची है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। क्या बोल रहा है? 82 नहीं, 81। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन को कम करना। ये कहाँ से हो जाएगा? गलत है। कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजित करना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। तो सी ऑप्शन इसका सही है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। कुछ लोग डी भी लगा सकते हैं, लेकिन बी सही है इसका, सी सही है इसका। 82 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर। क्या बोल रहा है? भारत में मोनोकल्चर खेती के प्रमुख नुकसान क्या है? मतलब एक ही तरह की खेती के क्या नुकसान है? खाद्य सुरक्षा में कमी, मृदा क्षरण में वृद्धि, जैव विविधता में वृद्धि, उपरोक्त सभी? जैव विविधता में वृद्धि तो है नहीं, मृदा क्षरण में वृद्धि ना, यही सबसे सही है। तो 82 का बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 83। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का मुख्य योगदान क्या है? वन्य जीव संरक्षण, इमारती लकड़ी और गैर इमारती वन उत्पाद, मृदा संरक्षण, उपरोक्त सभी? तो वनों का मुख्य ना योगदान बी ऑप्शन सही है, इमारती लकड़ी और गैर इमारती वन उत्पाद, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 84। क्या बोल रहा है? वनों की कटाई भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है? अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं, आर्थिक विकास में वृद्धि, आर्थिक विकास में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो कटाई से ना आर्थिक विकास में कमी आएगी। 84 का सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन 85। क्या बोल रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर वन संरक्षण का मुख्य प्रभाव क्या है? आर्थिक विकास की कमी, वृद्धि, कोई नहीं। तो आर्थिक विकास की वृद्धि होगा मुख्य प्रभाव। 85 का बी। अब क्वेश्चन इन्होंने बना दिया है, बस यही तो दिक्कत आ रही, जिस तरह के इन्होंने सिलेबस रखा है ना, तो लोगों को क्वेश्चन बनाने नहीं बन रहे। चलते हैं अगले 86 क्वेश्चन नंबर में। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों की मुख्य भूमिका क्या है? मनोरंजन के स्रोत के रूप में, कच्चे माल के स्रोत के रूप में,
कार्बन पृथक्करण के रूप में उपरोक्त सभी। तो बी ऑप्शन सही है, कच्चे माल के स्रोत के रूप में। 87 में चलते हैं। भारतीय पर्यटन उद्योग में वन किस प्रकार योगदान करते हैं? प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करके, सांस्कृतिक विरासत स्थलों को प्रदान करके, वन्य जीव दर्शन प्रदान करके, या उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करके। ये भी क्वेश्चन जबरदस्ती इन्होंने बना दिया है बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 88 में। स्वस्थ वन पर्यावरण का मुख्य लाभ क्या है? जैव विविधता में वृद्धि, वायु की गुणवत्ता में सुधार, मृदा संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो 88 का तो ना मुख्य लाभ क्या है स्वस्थ वन पर्यावरण का? हमको तो इसका डी ऑप्शन सही लग रहा है, 88 का डी। चलते हैं अगले में 89। जल संसाधनों को नियंत्रित करने में वनों की क्या भूमिका है? जल संसाधनों को नियंत्रित करने में जल प्रवाह का नियमन, मृदा अपरदन को कम करना, पेयजल उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी। जल प्रवाह का विनियमन, मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। अब पेयजल उपलब्ध तो कराते नहीं है, तो सी ऑप्शन तो सही नहीं हो, तो सी नहीं है तो डी नहीं सही है। तो आप मृदा अपरदन को कम करना इसमें मार सकते हैं 89 का बी। और जल प्रवाह का विनियमन ये भी सही हो सकता है। ये दोनों मेरे हिसाब से सही हैं। चलते हैं अगले में। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोल रहा है? वन पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में कैसे मदद करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करके, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके, छाया प्रदान करके, उपरोक्त सभी। जलवायु को कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करके ना, ए ऑप्शन इसका सही है। 91 में भावी पीढ़ियों के लिए वनों के संरक्षण का मुख्य लाभ क्या है? पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का प्रावधान, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है, सभी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बोल रहा है? राजस्व अभिलेखों में वन भूमि का नामांतरण क्या है? तो ये वाला टॉपिक भी है, राजस्व अभिलेखों में वन भूमि का नामांतरण, इस नाम से एक टॉपिक है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। वन भूमि के स्वामित्व को बदलने की प्रक्रिया, वन भूमि को गैर वन भूमि बदलने की प्रक्रिया। तो बी कहाँ से? बी तो गलत है। वन भूमि के अभिलेखों को अद्यतन करने की प्रक्रिया, या उपरोक्त सभी। तो जो राजस्व अभिलेखों में वन भूमि का नामांतरण ना, तो अब इन्होंने ऑप्शन ए मारा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि सी ऑप्शन सही होगा, कि जो वन भूमि के जो रिकॉर्ड है ना उनको अद्यतन करना। स्वामित्व को बदलना कहाँ से? स्वामित्व कहाँ से बदला जाएगा? ऐसा थोड़ी है कि एक की जमीन को दूसरे को दिया जा रहा हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 93 में क्या बोल रहा है? वन भूमि के अभिलेखों को अद्यतन रखना क्यों महत्वपूर्ण है? करों की गणना के लिए, स्थायी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि वन भूमि के अभिलेखों को अद्यतन रखना क्यों महत्वपूर्ण है। करों की गणना करने के लिए, स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही है, 93 का डी। चलते 94 में। वनों में प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों से निपटने में वनपाल की क्या जिम्मेदारी है? ऑप्शन है अनुसंधान और निगरानी करना, वन अधिनियमों को लागू करना, आपातकालीन प्रक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रयासों का प्रबंधन करना, उपरोक्त सभी। तो जो पहला है ना, अनुसंधान से रिलेटेड इनका कुछ इतना काम होता है ना, इन अधिनियम को लागू करना, तो सी ऑप्शन जो है ना ये सही है। आपातकालीन प्रक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रयास, मतलब पहले का जो स्थिति है उसको प्राप्त किया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में क्या बोल रहा है? वनों की सार्वजनिक समझ और
प्रशंसा को बढ़ावा देने में एक वनपाल की क्या भूमिका है? वनों में मनोरंजक गतिविधियों का प्रबंधन करना, वनों में व्यावसायिक गतिविधियों का प्रबंधन करना, लोगों को वनों के महत्व के बारे में शिक्षित करना, और बी और सी दोनों। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। वनों की सार्वजनिक समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देने में वनपाल की क्या भूमिका है? वैसे तो मुझे ये तीनों सही लग रहे हैं अब, लेकिन इन्होंने बी और सी दोनों, ये डी वाले को इन्होंने किसको सही माना? 95 का सी वाले को, लोगों को इसके महत्व के बारे में बताना। लेकिन जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है ना, उसका भी मैनेजमेंट करना होता है, और जो एक्टिविटीज़ होती हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़, उनको भी मैनेजमेंट करना और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताना। तो मेरे हिसाब से तीनों सही हैं। चलते हैं 96। क्या बोल रहा है? वन पारिस्थितिक तंत्र और उसके संसाधनों के संरक्षण में वनपाल की क्या जिम्मेदारी है? वनों के उपयोग की निगरानी करना, स्थायी प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करना, संरक्षण उपायों को लागू करना, या उपरोक्त सभी। 96। वन पारिस्थितिक तंत्र और उसके संसाधनों के संरक्षण में वनपाल की क्या जिम्मेदारी है? वनों के उपयोग की निगरानी करना, स्थायी प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करना, संरक्षण उपायों को लागू करना, उपरोक्त सभी। इसका भी मुझे डी लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, अपने कर्तव्य को पूरा करने में एक वनवासी के अधिकार क्या हैं? वन भूमि प्रवेश और उपयोग का अधिकार तो पहला तो है। वन कानूनों को लागू करने का अधिकार ये तो है नहीं। अनुसंधान निगरानी का अधिकार ये नहीं है, ये नहीं है, तो ए ऑप्शन सही है 97 का। 98 में चलते हैं। वनों में पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक संतुलन, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस जो इकोसिस्टम, इकोटोन और ये एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस, ये टॉपिक है ना, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया है। वनों में पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना, इमारती लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि करना, वृद्धि थोड़ी करना है, प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करना, जैविक और अजैविक घटकों के बीच संतुलन बनाए रखना। तो ना डी ऑप्शन इसका सबसे सटीक है। एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब यही है कि जो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में संतुलन बना रहे। चलो 99 क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। क्या बोल रहा है? जंगल की आग को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? वनों की नियमित जांच और निगरानी करना, फायर लेन और फायर ब्रेक का निर्माण, सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गतिविधियां वनों में पर्यावरणीय पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ सकती हैं? वनों की कटाई और निवास स्थान का विनाश, ये तो सही लग रहा है। पुनर्वनीकरण और वनीकरण थोड़ी बिगाड़ेगा संतुलन। वन संसाधनों की कटाई, वन संरक्षण और प्रबंधन, तो पहला ही है ना कि वनों की कटाई और जो नेचुरल हैबिटेट्स है ना, आवास जीव जंतुओं के, उनका विनाश करने से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ना, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस वो बिगड़ जाएगा। तो 100 का ए ऑप्शन सही हो गया। तो ये आपका दूसरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया। पूरे 100 क्वेश्चन इसमें थे। इसमें काफ़ी क्वेश्चन अच्छे भी हैं, और 100 में से मान लो 10 क्वेश्चन नहीं है सही, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी यहाँ से प्रैक्टिस तो हो ही रही है। आप ये समझ लीजिए पहली बार पेपर हो रहा है, तो आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।